Hello students, welcome back to this channel. In this video, we will start chapter number 11 of class 8 NCERT की new textbook से. Name of the chapter is Direct and Inverse Proportions. तो exercise 11.1 में जितने भी questions हैं वो direct proportion के ऊपर based है. तो इस वीडियो में हम लोग direct proportion के बारे में डिस्कस करेंगे and then we will start with exercise 11.1. 11.2 में इनवर्स प्रोपोर्शन के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. तो इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में हम तब डिस्कस करेंगे व्हेन वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 11.2 सो दैट स्टूडेंट्स को कोई कंफ्यूजन ना हो. ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन की. तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या मतलब है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 क्वांटिटीज़ हैं. ठीक है, सो अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो अकॉर्डिंगली सेकेंड क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी. इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन. सो जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल ली है कि अगर 1 किलोग्राम शुगर की कॉस्ट 36 रुपीज़ है, देन 3 किलोग्राम शुगर की कॉस्ट कितनी होगी. ऑब्वियसली 36 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 108. सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर शुगर 1 किलोग्राम थी, राइट. एंड यहाँ पर आपने क्या किया, शुगर की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ कर दी, 3 टाइम्स इंक्रीज़ कर दी. पहले 1 किलोग्राम था, अब 3 किलोग्राम है. सो अकॉर्डिंगली जो प्राइस थी, शुगर की जो कॉस्ट थी, वो भी इंक्रीज़ हो गई 3 टाइम्स. यहाँ पर 36 रुपीज़ थे एंड यहाँ पर कितने हैं, 108 रुपीज़, मतलब 36 का 3 टाइम्स. ओके, एंड इसी तरह से यहाँ पर देखो एक और एग्जाम्पल है. इफ़ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स परचेज्ड इंक्रीजेस, टोटल कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीजेस. सो ये भी क्वाइट ऑब्वियस है कि अगर आप ज़्यादा आर्टिकल्स खरीदोगे तो कॉस्ट अकॉर्डिंगली बढ़ती जाएगी. जैसे कि एक आर्टिकल अगर आपने 5 रुपीज़ में ख़रीदा, 2 आर्टिकल आप 10 रुपीज़ में खरीदोगे, 3 आर्टिकल्स आप 15 रुपीज़ में खरीदोगे एंड सो ऑन. सो जैसे जैसे एक क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है वैसे ही आपकी अकॉर्डिंगली जो सेकेंड क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ होती है. सो इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन. ओके, सो यहाँ पर एक छोटी सी एग्जाम्पल वही ली है, शुगर वाली एग्जाम्पल. सो यहाँ पर किलोग्राम्स में शुगर है 1, 3, 5, 6, 8, 10 एंड यहाँ पर कॉस्ट रिप्रेजेंट की हुई है. 1 किलोग्राम की 36 रुपीज़, 3 किलोग्राम्स की 108, मतलब 3 टाइम्स उसको कर दिया. ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. फिर 5 किलोग्राम की कितनी कॉस्ट हो जाएगी, जितनी कॉस्ट 1 की है 1 किलोग्राम शुगर की, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया. सिमिलरली 6 किलोग्राम्स की कॉस्ट आप कैसे निकालोगे, जो 1 किलोग्राम की कॉस्ट है उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो. इसी तरह से 8 किलोग्राम की, इसी तरह से 10 किलोग्राम्स की. अब अगर 2 क्वांटिटीज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो उनमें एक स्पेशल रिलेशन होता है. वो क्या होता है, एज द वैल्यू ऑफ x इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ y ऑल्सो इंक्रीजेज इन सच अ वे दैट द रेशो x अपॉन y, ठीक है, x अपॉन y डज नॉट चेंज, इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट. सो अगर आप कांस्टेंट को नेम k दोगे तो इसका मतलब क्या है कि x अपॉन वाई इज इक्वल टू k. ओके, सो जैसे यहाँ पर ये एग्जांपल दी है, इसको अब हम अभी डिस्कस करेंगे. सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x अपॉन वाई है 1 अपॉन 15. सो यहाँ पर देखो ना 4 अपॉन 60. सो ये किसके इक्वल है, 1 अपॉन 15. सो वी से दैट x एंड y आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू k, मतलब कांस्टेंट. सो इसी चीज़ का यूज़ करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. अब इस एग्जांपल को समझते हैं हम. अब यहाँ पर दिया है पेट्रोल इन लीटर्स, इसको x ले लिया, डिस्टेंस इन किलोमीटर इसको y, मतलब यहाँ पर x एंड y ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दिए हुए हैं. ठीक है, सो अगर x एंड y डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो इसका क्या मतलब है कि x अपॉन वाई हमेशा इस कांस्टेंट के इक्वल होंगे. अब इस केस में ये k क्या है, इस केस में k है 1 अपॉन 15. 4 अपॉन 60 आप करोगे तो दिस विल बी 1 अपॉन 15. ओके, इसी तरह से 12 अपॉन 180 है ना, इसको भी जब आप सिंप्लीफाई करोगे दिस विल बी 1 अपॉन 15. ओके, सो अगर आपको, जैसे यहाँ पर देखो, आपको क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पर क्या आएगा, ये 468 ये दिया हुआ है. अब ये जो वैल्यू अननोन है इसको आप कैसे निकालोगे, हम इसी चीज़ का यूज़ करेंगे. इसको ले लेंगे हम x1, इसको हम ले लेंगे x2, इसको हम ले लेंगे y1, इसको हम ले लेंगे y2. अब क्योंकि ये जो रेशो है x अपॉन y इट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, तो हम क्या करेंगे, x1 अपॉन y1 दिस इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 इज इक्वल टू, मतलब ये कांस्टेंट होना चाहिए, राइट, इज इक्वल टू k. ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, x1 अपॉन y1 ये आपको पता है 4 अपॉन 60 इज इक्वल टू
x2 की वैल्यू आपको पता है 8, y2 की वैल्यू आप निकाल लोगे, राइट। इसको सिंप्लीफाई करके इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे आप, ठीक है। सो ये क्या आएगा, 4y2 इज इक्वल टू 8 इंटू 60। सो y2 कितना आ जाएगा, 8 इंटू 60 अपॉन 4, ठीक है। सो इस तरह से जो अननोन क्वांटिटी होगी उसको आप फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग डायरेक्ट प्रपोर्शन, बिकॉज वी नो डायरेक्ट प्रपोर्शन में क्या होता है, x अपॉन y, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। सो अगर आपको इस तरह से दिया है x1 अपॉन y1, सो दिस विल बी इक्वल टू x2 अपॉन y2। इसी तरह से दिस इज x3, दिस इज y3 एंड सो ऑन। सो यहाँ पर क्या आएगा, x1 upon y1 is equal to x2 upon y2 is equal to x3 upon y3 is equal to x4 upon y4 is equal to x5 upon y5 is equal to x6 upon y6। सो जो वैल्यूज़ अननोन होंगी उनको अकॉर्डिंगली आप इस चीज़ का यूज़ करके निकाल सकते हो, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.1 का, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन अप टू। अब यहाँ पर आपको कुछ डेटा दिया है कि 4 आवर्स के लिए 60 रुपीज़ लगते हैं कार पार्किंग के लिए, 8 आवर्स के लिए 100 रुपीज़, 12 आवर्स के लिए 140 रुपीज़ एंड 24 आवर्स के लिए 180 रुपीज़। चेक इफ़ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। आपने ये चेक करना है कि क्या ये जो पार्किंग चार्जेस हैं वो पार्किंग टाइम के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो जैसे कि हमने अभी इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया, जब हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन डिस्कस किया था कि क्या होता है अगर दो क्वांटिटीज़ का रिलेशन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा तो x अपॉन y इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब जितनी भी आपको क्वांटिटीज़ दी हैं x1 y1 देन x2 y2 x3 y3, उनमें क्या रिलेशन आएगा, x1 upon y1 is equal to x2 upon y2 is equal to x3 upon y3 and so on, ठीक है। सो यहाँ पर हम चेक कर लेंगे। सो यहाँ पर आपको दिया है पार्किंग टाइम, एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर हमने टेबल बना लिया। यहाँ पर हमारे पास बेसिकली 2 क्वांटिटीज़ हैं, पार्किंग टाइम एंड पार्किंग चार्जेस। तो पार्किंग टाइम 4 आवर्स के लिए हमें चार्जेस दिए हैं 60 रुपीज़, देन 8 आवर्स के लिए हमें दिए हैं 100 रुपीज़, देन 12 आवर्स के लिए हमें दिए हैं 140 रुपीज़, 24 आवर्स के लिए हमें दिए हैं 180 रुपीज़, ओके। सो इसको ले लो x, इसको ले लो y। सो दैट मीन्स इसको आप x1 ले लोगे, इसको x2, इसको x3, इसको x4। सिमिलरली यहाँ पर y1, y2, y3 एंड y4, ओके। नाउ अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगे तो क्या होगा, x1 अपॉन y1 शुड बी इक्वल टू x2 अपॉन y2, शुड बी इक्वल टू x3 अपॉन y3, शुड बी इक्वल टू x4 अपॉन y4। तो हम x1 अपॉन y1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 4 अपॉन 60। सो 4 1 ज़ा 4, 15 4 ज़ा 60। सो ये आ गया 1 अपॉन 15। सिमिलरली x2 अपॉन y2 की वैल्यू निकाल लो, 8 अपॉन 100, ठीक है। सो 4 2 ज़ा 8, यहाँ पर आ गया 25। दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन 25। x3 अपॉन y3 इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं, 12 अपॉन 140। 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, पीछे 0 आ गया, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पर आ गया 35। सो 3 अपॉन 35। इसी तरह से x4 अपॉन y4 की वैल्यू निकाल लो, 24 अपॉन 180। 3 8 ज़ा 24, 3 6 ज़ा 18, पीछे 0 आ गया, ये 4 के साथ चला जाएगा, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पर आ गया 15। सो 2 अपॉन 15। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर x1 अपॉन y1 इज़ नॉट इक्वल टू x2 अपॉन y2, इज़ नॉट इक्वल टू x3 अपॉन y3, इज़ नॉट इक्वल टू x4 अपॉन y4, ठीक है। सो यहाँ पर कोई भी ये जो क्वांटिटीज़ हैं आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। सो यहाँ पर हम लिख देंगे सिंस x1 अपॉन y1 इज़ नॉट इक्वल टू x2 अपॉन y2, इज़ नॉट इक्वल टू x3 अपॉन y3, is not equal to x4 upon y4, therefore
parking charges are not in direct proportion to the parking time. So students, this was question number 1 and direct proportion की introduction. Next जो questions है वो हम coming videos में solve करेंगे. Thanks for watching. Take care.